हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं हूँ कमलेश चौबे और हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट पांडा क्लासेस में। आज स्टूडेंट पांडा क्लासेस क्लासेस में आज का टॉपिक हमारा है क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में क्या देखने वाले हैं? पिछले क्लासेस के आगे हमने इसमें पहले हम डिस्कस किए थे कि सेल के बहुत सारे इसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह वगैरह वगैरह। आज की क्लास में हम देखेंगे इसमें सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म होते हैं। आपके ऑर्गन्स होते पहले हम जाते हैं स्क्रीन पे, फिर हम करते हैं आगे बातें। बातें नहीं, हम पढ़ेंगे करते हैं। मतलब भाई पढ़ाई करेंगे ना, बातें तो हम करते ही नहीं हैं। कहाँ से है? ठीक है ना? सब मजे आ रहे हैं ना? ओके। क्लास नाइन्थ में हम थे और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे भाई को किसको देखेंगे। मैं इसमें एनसीईआरटी बुक भी दिखाता हूँ ना, एनसीईआरटी बुक में क्या है। और फिर हम उसको थोड़ा सा कंपेयर करते जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली जाना था हमें इसके थ्रू ही। जाना तो हमको एनसी। वाओ, मोस्ट वेलकम वंस अगेन इन पांडा क्लासेस। अगर आपको फ्री डेमो क्लासेस देखने हैं और फिर उसमें जाना है आपको, तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.studentpandaclasses.com के नाम से, ठीक है ना? अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ स्टूडेंट पांडा क्लासेस भी डालेंगे तो भी आपको बहुत सारी ऐसी लिंक पर हमारे चैनल पे कैसे पहुंचना है इसका एक रूट मिल जाएगा, ठीक है ना? और आप अभी जो क्लासेस हैं उसमें बहुत सारे फ्री डेमोज हैं। फ्री डेमोज के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हैं। और अगर आप को हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो परचेज करने हैं तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से पता कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हैं। और एक बार अगर आप आ गए तो जाना पॉसिबल है, तो जाना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर आप मिलेंगे। इस चैप्टर हम देखते हैं कहाँ थे। इस चैप्टर में हम हैं इसी पे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये चैप्टर नंबर 5 है। और बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं और हम लगातार डे बाई डे उनको इम्प्रूव करके इसमें नया लेके जा रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो क्वेरीज होंगी, अगर आपके डाउट्स होंगे तो आप हमको भेज सकते हैं। उनको भी हम उनको मतलब जल्दी से जल्दी हम उनके डाउट के जो सॉल्यूशन है वो देने की कोशिश करेंगे। जो हमारे अगले वीडियोस होंगे उसमें हम आपके जो भी डाउट हैं उनके सॉल्यूशन बहुत जल्दी से और बहुत ईजी वे में प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं इसमें आगे। फर्स्ट आई थिंक मुझे अपना पेन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं करता हूँ और मैंने किया तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। देखो, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं ये सब, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ें पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार मैं दिखा दूँ सिर्फ। दिमाग कहाँ करते हैं। देखो ये है, जैसे हमारा ये था कि फंडामेंटल, ये हम कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, है ना? ये सब की सब चीज़ें हम आगे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इस पर नहीं जाएंगे। हम चलते हैं आगे। तो आगे में क्या था, ये भी कर चुके हैं। इससे अरे यार एक साथ ही दो तीन ये यार गलत बात है। मेरी बात मानता नहीं, मेरी बात नहीं मानता। अरे यार अभी तो तो हमने ये सब देख चुके थे और हम लगातार इससे आगे जाएंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस पे हम देख रहे थे कि सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को बड़ी दिक्कत है कि भाई ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। अरे कुछ नहीं होते भाई, ये हमारे पास एक पप्पू है, पप्पू। पप्पू के नाम से लोग कुछ और समझने लगते हैं, लेकिन प्लीज डोंट, यहाँ पे जरूरत कुछ नहीं सोचना। हम पप्पू, चलो पप्पू नहीं, चलो ये हमारा पप्पू है, ये है पप्पू, ठीक है? और ये इसके हाथ हैं। इसके हाथ नहीं होते हैं लेकिन मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ये इसके पैर हैं, ये इसकी बॉडी। तो हाथ क्या है? हाथ इसका ऑर्गन है। बोलते हैं तेरा हाथ ऑर्गन है ना। पैर क्या है? पैर भी ऑर्गन है। इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होंगे, स्टमक वगैरह ऐसे, वो भी क्या कहलाएंगे? ऑर्गन। तो भाई सेल में क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन इसमें जोड़ देंगे ELLES, ये हो जाएंगे ऑर्गन। एनी प्रॉब्लम? बहुत सारी होती हैं हमारे हाथ में, तो एक ही चीज़ तो है नहीं है। हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आंखें हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखाई भी नहीं देती। कौन कौन सी? जैसे जरा सोच के बताओ। सोचिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हम देखना चाहते हैं कि बच्चे सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं। सोच पाए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन भी होंगे जो कि हमको दिखाई नहीं देते। हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, तो भाई खाना डाइजेस्ट होता है ना। हमको दिखता है क्या? एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिखती, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर है, मतलब वो भी ऑर्गन है। जब ऑर्गन ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं ऑर्गन्स। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमने बोल दिया है ऑर्गेनेलीज। ओके। तो मीन्स ऑर्गेनेलीज कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं है। जितनी भी सेल्स होते हैं, हर सेल्स में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे वेरियस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। उन एक्टिविटी को करने के लिए इनमें डिफरेंट ऑर्गन टाइप के कुछ सिस्टम होते हैं। उन सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है ना। अब कई सारी होती हैं हमारी बॉडी में भी, क्या होती है? मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स हैं, और उसमें बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप। अगर हम, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, हम काम करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, हम खाना खाते हैं। मान लो किसी दिन हम स्कूल ना जाएं, अभी कोरोना का टाइम आया, इतना बड़ा पेंडेमिक आया, लोग तो घर से बाहर गए नहीं, छुट्टियों पे थे। तो क्या उन डेज में उन्होंने खाना नहीं खाया? खाया। उन दिनों में भी उन्हें खाना खाया, क्योंकि खाने के बिना तो लाइफ है ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो एक्चुअल में हम देखें, मैं इसको नाम चेंज करूँगा, मेरा नाम बड़ा मेरा हूँ, नाम किसी और का आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो तो मैं करता हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। ठीक है। हम भी देख रहे थे कि पता है, इस पेंडेमिक के टाइम में भी हमने खाना तो खाया ना। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिन पे हमारा ना तो कंट्रोल भी है। एक होती है वॉलेंट्री, जिसमें हमारा कंट्रोल है। एक होती है इनवॉलेंट्री, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। पलक झपकना, सांस चलना, ब्लड पूरे बॉडी में मूव करना। हम चाहते हैं कि ब्लड मूव हो या ना हो, हमारे नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। ब्लड तो, अगर हम जिंदा है, हमारी लाइफ है, तो ब्लड तो मूव होगा होगा। सबका जो हार्ट है वो पंप करता है, सबकी नाव चलती रहती है। तो किसी को देखा है कि अगर अपन चाहें कि हमारा हार्ट भाई कुछ देर के लिए रेस्ट कर ले, हो सकता है क्या? कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हमारा हार्ट 1 मिनट के लिए भी कभी भी रेस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। अगर वो कर लेगा ना, तो बस सब लोग हमको उठा के और हमको कहीं लेके चले जाएंगे। ऐसा ना हो, भगवान ना करे, सॉरी। मतलब हार्ट हमारा रेस्ट नहीं करता, लगातार चल रहा है। ठीक है ना। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। कोई भी चीज़ चलेगी, काम करेगी, तो एनर्जी चाहिए पड़ेगी ना। तो हर चीज़ को काम करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी में काम करने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हैं, उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी क्या है, हर सेल में भी हर काम को करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं। उनमें से मेन क्या है, इसकी लिस्टिंग यहाँ पर दे रखी है। लिस्टिंग में नंबर 1 अगर हम देखें, तो मेनली यहाँ पर है सबसे ज़्यादा IMP अपन देखें, या मेन, तो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, नहीं करेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, सेल वॉल और गोल्गी एपिथेलियम। इतने सारे हैं। 9th क्लास कोई बड़ी क्लास नहीं है, प्रिमिटिव क्लास है ना। हमको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होगा। कोई भी सेल देखिए, हम कोई सी भी सेल होगी, देखो सेल कितनी होती है? 2 तरह की होती है। कौन कौन सी बताओ? किसी भी शेप में हम बना सकते हैं सेल को, ये बना सकते हैं, हम चाहें तो ऐसा हेक्सागोन बना सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, इतना तो मस्ट है कि सेल होती है। और हर सेल के सेंटर में एक होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई
वो अपन ने जब शुरू में किया था ना इस चैप्टर को, वहाँ पे दो तरह के पूरे सेल आए थे। एक आए थे प्रोकैरियोटिक और एक आए थे यूकैरियोटिक। तो हर सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये पक्का है, कंफर्म है, चाहे कोई सी भी सेल हो। लेकिन जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक हमारे पास था प्रोकैरियोटिक, एक हमारे पास था यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, इसमें मोस्टली न्यूक्लियस नहीं होता, ये बहुत प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। और उसमें तो एक सिंगल सेल के ही ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसमें हमने देखा होगा ये अमीबा टाइप का बनता है, इसको हम बोलते हैं अमीबा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चंस को छोड़ दें हम, तो हम जनरली ये बोलेंगे कि हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस करता क्या है? दूसरी बात तो ये आती है कि भाई न्यूक्लियस तो क्या करेगा। देखो, हम जब भी कोई खाना खाते हैं, तो खाना खाएंगे तो क्या होगी, वो खाना हम खाते हैं तो किस लिए खाएंगे, बताओ। वी गेट फूड। तो फूड से क्या मिलती है? फूड से हमको मिलती है एनर्जी। एनर्जी क्या करते हैं अपन? एनर्जी से हमारी बॉडी में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटी होती है, जिससे हम काम करते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ऐसे जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी क्या है, इसमें बहुत सारी हमको लग जाएगी, कभी चोट लगेगी तो टूट फूट हो जाएगी। तो टूट फूट हमारे, अगर आप बॉडी पे कुछ छिल जाता है, कोई घाव लग जाता है, तो वो कैसे सही होगा? उसके लिए होते हैं प्रोटीन। हमारी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? प्रोटीन हमको फूड के थ्रू से आता है। फूड में तो प्रोटीन दिखता नहीं है। कोई कहेगा कि भाई फूड का मतलब क्या है, उसने बोला फूड का मतलब तो ग्लूकोज होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज में प्रोटीन दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई हम दाल खाते हैं ना, बोलते हैं रोज दाल खाना चाहिए, रोज चने खाना चाहिए, रोज अंडे खाना चाहिए। तो ये सब चीजें करती हैं, ये सब चीजें हमारी बॉडी को प्रोटीन को प्रोवाइड करती हैं, और उससे क्या होती है, हमारे शरीर में जो टूट फूट होती है, हम कभी गिर जाते हैं, छिल जाते हैं, खून निकल आता है, उसकी जो भी रिपेयरिंग होगी, वो सब प्रोटीन के थ्रू ही होती है। तो सारा जो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। नंबर एक। देखो, पूरी हमारी बॉडी है, वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ बिना काम के नहीं दे रखी है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ वाइटल या कुछ ना कुछ रोल जरूर है। नंबर एक, तो प्रोटीन उसके अंदर बन ही रहा है। अब प्रोटीन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। उसके अंदर क्या हो सकते हैं, इस टाइप की न्यूक्लियस के अंदर ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है बहुत सारी, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन या क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स। फिर पूछेगा क्रोमोसोम्स करते क्या हैं, तो ये होते हैं एक तरह के जेनेटिक मटेरियल, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाते हैं। ठीक है। इनके दो नाम भी हैं मेन है इनके, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तुमने सुना होगा, तो कहेंगे कि डीएनए टेस्ट करते हैं। डीएनए किसी भी पेरेंट का और बच्चे का एक सा होता है ना। हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डीएनए से, कि इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी हम पेरेंटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे कि किसी केस में अगर अस्पताल में कोई छोटे बच्चे को चुरा ले और फिर उसको वापस करने के लिए बहुत सारी, अगर कोई कानूनी मतलब जो दाव पेच होंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ा टूल है जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा हर इंसान के हाथ में अगर वो किसी गिलास को भी छू लेगा, तो वहाँ डीएनए कोड चले जाएंगे। तो डीएनए क्या होंगे, हर इंसान के लिए स्पेसिफिक होंगे। ये क्रोमोसोम्स में जो है, वहाँ से फिर निकलते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं। कई बार देखा होगा कि बच्चों के बहुत सारे कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, बच्चों के फेस अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। कई बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मम्मी से गई हैं, या तुम्हारे गाल पापा से गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो रहा है, जो फेस, बहुत सारी चीज़ें जो मैचिंग हो रही है, वो हमारे पेरेंट्स के साथ होती है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? वो जाती है जेनेटिक कोड, डीएनए आरएनए के थ्रू। और वो डीएनए आरएनए कहाँ मिलेंगे हमको? जेनेटिक कोड, क्रोमोसोम
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब के सब हमको मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। कभी कोई क्विज हो जाए और क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोसोम्स कहाँ मिलते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है ना। चलो एक और चीज, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसके नीचे टर्म दे रखी है साइटोप्लाज्म, की हम पढ़ चुके हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड की तरह है, प्लाज्मा है। ब्लड इसमें फ्लो करता है ना, हमारा प्लाज्मा की वजह से करता है। और तो जो भी सेल में लिक्विड जैसा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और कहीं पे लिखा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई किसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म और किसको बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड जैसा मटेरियल होगा, प्लाज्मा जैसा मटेरियल होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। चलो, साइटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर सेल में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो है उसे क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी चीज और होगी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। चलो, इसके साथ में तुम्हें एक बार जो है ना एनसीईआरटी की बुक, वो भी दिखाता चलूंगा, ताकि हमको पता रहे कि एनसीईआरटी की बुक हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, उसके अंदर क्या दे रखा है, हमको वही पता होना चाहिए ना। हाँ, तो वही मैं दिखाता चलूंगा, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा हम चलते हैं थोड़ी देर की पिछले स्क्रीन पे, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस जो सेल में दिया हुआ है वो कैसा था। न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है कि हमको न्यूक्लियोलस भी मिल जाए। अपन देखते हैं पिछले स्क्रीन में कहाँ है, एक मिनट भाई, पिछली स्क्रीन दिखाया जाए। देखो इसमें क्या है, ये अपना पैरामीशियम है। ये तो प्रिमिटिव सेल है प्रोकैरियोटिक में। ये अमीबा है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है। अमीबा एक्चुअल में देखा जाए तो प्रिमिटिव सेल है, लेकिन प्रिमिटिव सेल होने के बाद भी यहाँ पर ये शो कर रहा है ये न्यूक्लियस। तो दुनिया में कोई सी भी एनिमल होगा, कोई सा भी प्लांट होगा, कोई सी भी सेल होगी, उन सब में एक न्यूक्लियस होगा, सिर्फ प्रोकैरियोटिक को छोड़कर। उसमें होता है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई नहीं होता, ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस वहाँ होता नहीं है। प्रिमिटिव टाइप का होता है जिसमें स्पेसिफिक बाउंड्रीज नहीं होती हैं। और देखो पूरा स्पेशल निकल जाता हूँ, और पीछे जाते हैं भाई। चलो चलो तो ये देखो, इसमें बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, इसमें मिल जाए, इसमें मिल जाएंगे। ये देखो, हमने जो सेल देखी थी इसमें सबसे पहले ये वाला, जो इसका ये वाला पोर्शन है, अंदर बैठे, यहाँ पे न्यूक्लियस। और यहाँ पे एक छोटा सा ये बाल टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, इसको न्यूक्लियस बोल, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इसमें लिखा है डीएनए अकर्स इन द न्यूक्लियस विद इन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। यहाँ पे क्या होते हैं, इस टाइप के थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं chromatin, ठीक है। क्रोमोसोम से फिर ऐसे ही बन जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर है। तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए थ्रेड्स वगैरह है, वो यहाँ पे एक क्रोमेटिन, स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है। यहाँ पर एक टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो करते क्या हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाते हैं। तो क्लियर। देखो इसके साथ में भी दिखा देता हूँ। इसके बगल में देखो, यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, यहाँ से ऐसी जा रही है ट्यूब, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक ट्यूब इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, इधर। तो ऐसी ट्यूब टाइप की नालियाँ होती हैं किसी चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस के अंदर, जो भी सिंथेसिस हुआ है, वो सब इन कैनाल्स के थ्रू क्या होगा, इन कैनाल्स के थ्रू पूरी सेल में वो ट्रांसफर होता है मटेरियल, है ना। और इनको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ER। ई का मतलब क्या है, जरा स्क्रीन पर देख के बताओ, ताकि हमारी क्लास के बच्चे इन्वॉल्व रहें कि हाँ भाई उन्हें कुछ ढूंढने को मिल रहा है, कुछ पढ़ने को मिल रहा है ना।
मैं बोलता जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कोई साधु महात्मा प्रवचन कर रहे हैं और हम तो सुन रहे हैं। एक बार सर्च भी हमको करना चाहिए, जब भी हम क्लास में बैठे हमेशा कॉपी पेन रख के बैठे हैं, हमेशा फोकस रहे और हम देखने के लिए बैठे कि हमें क्या करना है। तो ई आर का फुल फॉर्म क्या है, अगर कोई बच्चे देख के बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा, टाइम भी बहुत कम रहेगा। ई आर मतलब ई आर, ई आर का फुल फॉर्म ये दो तरह का होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लिखा है इसका फुल फॉर्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? चलो। अब चलते हैं अपन, जैसे हमारा ऑर्गेनेलिज नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है भाई, अगली इसके पिटारे में क्या रखा हुआ है वो हम देखते हैं। डिंग 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 डिंग। लोग गीता की तरह हम भी देखेंगे कुछ नया धमाल। अगर आपको फ्री डेमोज क्लास चाहिए पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं www.studentpanda.com। ठीक है, वहाँ पर आपको जो भी क्लासेस होंगी हमारी अगले आने वाली सारे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है ना। अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो जब तक हम लास्ट टाइम पे अपन देखिए कि अरे हम लास्ट टाइम पे जागना शुरू करेंगे, नहीं, अभी से जाग जाओ, सोने वाले जाग जाओ, क्योंकि एग्जाम अब बहुत जल्दी से आ जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे टाइम निकल गया। दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टियाँ, ऑलरेडी अभी नवरात्रि भी हुई है, दशहरा हो गया है ना। तो छुट्टियाँ अब बहुत सारी आने वाली हैं, फिर अभी प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे और फरवरी कैसे आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जाग जाएं और जल्दी से जल्दी वो विजिट करें हमारी वेबसाइट www.studentpanda.com। ठीक है ना। वहाँ पर उनको बहुत सारे फ्री वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन पर वो कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वो हमारी क्लास का से बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ठीक है ना। चलो हम देखते हैं कि अभी हम कहाँ थे। अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक बहुत आईएमपी चीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। क्यों आईएमपी है? इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर, देखो यहाँ पर क्या होती है, हमने अभी फिर से बोलते हैं कि जैसे अपन ने जो खाने में क्या लिया, फूड लिया, फूड क्या होगा, फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोवाइड कैसे कर देगा, ऐसे थोड़ी कर देगा, कैसे करेगा, वो करता है थ्रू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन कैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, एक्सेल क्या करते हैं CO2। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को क्या करता है, CO2 में और H2O में कन्वर्ट करता है, CO2 में H2O में कन्वर्ट करता है, प्लस बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। वो सारी की सारी एनर्जी हमारी बॉडी में ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कई बार क्वेश्चन हुआ कि ATP क्या है भाई, तो ये होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे ये हमारी ये जो है ना इसकी स्क्रीन है, ठीक है, तो उससे अपने को दिखाई देता है। ATP का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो ATP का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन होती है। और इसमें क्या होंगे, 38 के समथिंग है ना यूनिट एनर्जी के बन जाते हैं। जबकि अगर हमारे रेस्पे मतलब जो ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें। एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एक एब्सेंस में होगा। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा तो सिर्फ 2 ATP एनर्जी ही बन पाती है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो कितनी बन रही है, 38। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होती है, फूड का डिकम्पोजिशन होता है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। अब जितनी एनर्जी बनती है, अगर हमने खाना खा लिया, हमको भूख लग रही थी, हमने खाना खा लिया, तो हमें लगा कि हाँ मज़ा आ गया,
हम सारे काम कर लिए। तो भाई साहब ऐसा नहीं कि वो एनर्जी अपने को उसी दिन काम आ रही है। अरे किसी दिन खाना नहीं मिला बाई चांस, ब्रेकफास्ट भी नहीं मिल पा रहा है, हमको लंच भी नहीं मिल पा रहा है, हम डिनर भी नहीं मिल पा रहा है, ना करे भगवान की रजा मिले, लेकिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। घर में मम्मी को देखा होगा, है ना, मम्मी को देखा होगा, दादी को देखा होगा, हमारे घर में कुछ लोग हैं वो बहुत फास्ट करते हैं, तो उस दिन वो कुछ नहीं खाते। अभी मुझे याद आ गया करंट में करवा चौथ आने वाला है, तो उसमें कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, रोज़ा होते हैं, है ना, हमारे कुछ बंधु लोग हैं वो रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा में तो वो पानी भी नहीं पीते, दिन भर कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, लेकिन क्या है, काम भी कर रहे हैं, और सबके सब क्या है, लाइव है। ऐसे केसेस में ये जो हमारी एनर्जी है कौन सी वाली, स्टोर्ड एनर्जी, है ना, जो किसके फॉर्म में जमा होती है, स्टार्च के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है, और वो काम आती है। एक स्टार्च का यूनिट टूट जाएगा, वो एटीपी से क्या कर देगा, रीड कर देगा एनर्जी को, और फिर उन एनर्जी से हम काम कर लेंगे, है ना। अगर हम एक दिन खाना नहीं भी खाएंगे तो उसमें भी हम जिंदा रहेंगे, है ना। मतलब ऐसे टाइम में वो क्या होगी, जो हमारी एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ने बना के स्टोर कर रखी थी वो हमको काम आएंगी। और फास्टिंग के टाइम में, ऐसे टाइम में जब हमको थोड़ी बहुत देर खाना नहीं मिलता है, तो उस टाइम में वो हमको हेल्प करती है। नंबर दो, उससे ऐसा नहीं कि इससे बहुत सारे वो भी हो सकते हैं, कुछ आपको परेशानी भी हो सकती है, डिसीज भी हो सकते हैं। खाना अपने को भूखा नहीं रहना चाहिए, खाना खाना चाहिए टाइम से, अपन ब्रेकफास्ट लें, टाइम से अपन लंच लें, वगैरह वगैरह वगैरह। फास्टिंग की बात एक अलग है, उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि अगर जैसे हमने सुबह से खाना नहीं खाया है, तो हमारा स्टमक क्या रहेगा, स्टमक हमारा खाली रहेगा। उस केस में क्या होगी, उस केस में हमको हो जाएगी एसिडिटी। फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको हटाने के लिए फिर कुछ खाना पड़ेगा, इनो है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर हम किसी दिन खाना नहीं खाते हैं, तो उन केस में हमको स्टोर एनर्जी काम तो आती है, लेकिन उससे थोड़ी बहुत परेशानी भी हो, मतलब नहीं खाना खाने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो भी सकती है, किसी को आदत होती है वो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो एसिडिटी वगैरह हो जाएगी, वगैरह वगैरह होगी, तो प्रिकॉशनली हमको टेक टाइम फूड से वो टाइमिंग से लेगा, ठीक है। हाँ, चलो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ये एनर्जी को बनाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन करता क्या है, फूड को तोड़ देता है, वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होगा, ये जो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, नंबर एक। कैसे, फूड का ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। किसके फॉर्म में करता है, एटीपी के फॉर्म में करता है। और वो एनर्जी हमको, वो जो एनर्जी रहेगी वो हमको हमारी वाइटल एक्टिविटी में, मतलब रोज के जो हमारे काम करते हैं उनमें वो काम आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखते हैं और हमको फिर पता चल जाएगा कि हर माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से डीएनए वगैरह भी होते हैं, उनके सेपरेट डीएनए राइबोसोम होते हैं। चलिए इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। कितना सुंदर सा न्यूक्लियस बना हुआ है ना। हाँ, ये क्रोमोसोम्स भी है, कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और मेनली इनका इनका रोल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में। इसके अलावा अगर किसी पेरेंट के बेबी चाइल्ड होता है या बॉय होगा तो उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, जिसे बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, वो क्रोमोसोम के थ्रू होता है कि मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, वगैरह वगैरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने अभी देखा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया था अपन ने, इसमें वो न्यूक्लियस के चारों तरफ में क्या होते हैं, ऐसी इस टाइप की ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये है यहाँ पर।
तो क्या होगा, दे आर लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस चारों तरफ होते हैं। दे आर लार्ज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज होते हैं, नेटवर्क जैसे होते हैं, इधर से इधर से इधर। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड और oblong बैक्स वेसाइकल। ये जो बनता है इसको पूरे में बॉडी में ये ट्रांसफर करते हैं। और दे आर ऑफ टू टाइप्स, आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस ई आर मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड। और देखो हमको देखना माइटोकॉन्ड्रिया, भाई मिल जा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मुझे पहले इसका डायग्राम देखना है। डायग्राम ये बना हुआ है, ये इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसको जूम की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जूमिंग का कोई सिस्टम। आपके मोबाइल पे तो पिक्चर जूम हो जाएगी, लेकिन मेरे लैपटॉप पे यहाँ पर जूमिंग का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। मोबाइल से कर, अगर आप इसको देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको देखो, ऐसे स्ट्रक्चर हो रहा है, पूरा एक राउंड शेप है, यहाँ बीच में ऐसे ये बने हुए हैं, ठीक है। इसमें एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टल नहीं है ना, क्रिस्टी बोलते हैं, मैट्रिक्स, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये करते क्या हैं, ये वही, ये पावर हाउस है, मतलब एनर्जी को जनरेट करते हैं और किसके फॉर्म में करेंगे, उनको स्टोर करते हैं एटीपी के फॉर्म में। एक होता है एडीपी और एक होता है एटीपी। ये स्क्रीन अपने आप से कैसे रही है, एक एटीपी होता है और एक एडीपी होता है, ठीक है ना। तो एडीपी क्या होगा, एडीपी होता है एडियम, एडिनो डाइफॉस्फेट। डाई में क्या रहते हैं, डाई में रहते हैं दो फॉस्फेट, उनमें एक को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ट्राई। और अगर दो से ट्राई बन गए हैं, हमारी एनर्जी स्टोर हो गई है। अगर वो टूट गया है एटीपी से, एटीपी से एडीपी में चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो एक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा और एनर्जी वहां से जनरेट होगी। अगर वो एनर्जी को स्टोर करेगा तो एडीपी से एडीपी में चला जाएगा, और एनर्जी को रिलीज करेगा तो एटीपी से एडीपी में जाएगा। ये क्लियर। इसमें पर देखने प्रीवियस स्क्रीन में लिखा क्या था। ये बोल रहा है कि इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, एज इट हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इसमें इसका फुल फॉर्म एडियोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ना। मतलब क्या हो गया है, मेन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, एमसीक्यूज में, क्विज में, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। तो पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, वो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया की ही है। दूसरा क्या है, किस फॉर्म में ये एनर्जी को स्टोर करता है, तो उसका आंसर है कि भाई एटीपी के फॉर्म में करता है। फिर कोई इससे फॉर्मूला पूछ लेगा, तो फॉर्मूला है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये ट्राई से डाई में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और डाई से ट्राई में आएगा तो एनर्जी स्टोर करेगा। एक क्वेश्चन क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये टू मेम्ब्रेन से कवर होता है, एक मेम्ब्रेन से नहीं होता, एक से ज्यादा है, टू मेम्ब्रेन से कवर होता है। विच आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है इन नेचर, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड होती है। हमने देखा था ऐसा फोल्ड बनता है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है,
इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड होती है, इसको बोलते हैं सिस्टर्निंग, है ना। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ आउटर मेम्ब्रेन पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड टू क्रिएट लार्ज स्ट्रक्चर, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इट, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एटीपी के लिए जनरेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो अब फोल्ड है, इसको अपन फोल्ड को अनफोल्ड कर देंगे, खोल देंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारा एक लार्ज सरफेस एरिया बना लेगी। उस सरफेस एरिया से ये एटीपी जनरेट करने के लिए एटीपी सारे बनेंगे, उनको एब्जॉर्ब करने में काम आएगी, और केमिकल रिएक्शन के करने में भी ये लार्ज सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोनों तरह से ये हमारे काम आ सकता है, क्लियर। ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़ में दे रखी है। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर। अगर मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको बहुत हमारे फ्री डेमो जो क्लासेस चलते हैं उनके बारे में अगर किसी को जानना है तो वो हम विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है www.studentpanda.com। ठीक है, यहाँ पर जाके आपको बहुत सारे फ्री वीडियोस, कुछ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपका योर मोस्ट वेलकम इन स्टूडेंट पांडा क्लासेस एट www.studentpanda.com वेबसाइट। हम देखते हैं फिर से वापस आके देखते हैं कि भाई एटीपी क्या है। एटीपी एक्चुअल में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। इसमें जो एनर्जी है वो करेंसी की तरह है, रैंकिंग न्यू ऑफ केमिकल कंपाउंड्स फॉर मैकेनिकल वर्क, है ना। केमिकल कंपाउंड जो भी बनते हैं वो केमिकल कंपाउंड बनता है कि उसका नाम क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। ट्राई का मतलब होता है तीन फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल वहां पर एडिशन हो जाता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके फॉर्म में क्या होगी, उसके फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी भी ऐड हो जाएगी, है ना। तो ये अपन देख रहे थे कैसे ऐड हो रही है। और कुछ आज की क्लास में हमने जो देखा है वो अपन ने क्या देखा है। आज की क्लास में हम बात करें तो हमने आज एक बार ये देखा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। आज हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस से लगी हुई कुछ कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये है। जैसे यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो ये कुछ भी हो जाती है ऐसे करके, ये पूरे में फैल के एक नेटवर्क टाइप का बना लेती है, जहाँ से ये पूरे मटेरियल को पूरी सेल में धीरे 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 ट्रांसफर करती रहती है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं। अभी हमारी जो बात हुई थी, ये दो तरह के होते हैं, एक आर ई आर है और एक एस ई आर है। और अभी मैं कुछ देर पहले बच्चे से पूछा था कि एक हमारा क्या है, ई आर है। ई आर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और आर ई आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वाइल एस ई आर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी मटेरियल बनेगा वो ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ भी सेल का कनेक्शन है वहाँ पर इस मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सकती है। और उसमें बहुत बड़ा रोल होता है हमारे अंदर, जो बॉडी में एक फ्लूइड होता है ना, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। तुमने देखा प्लांट में बहुत सारा वाटर करंट चलता है। तो वाटर करंट होता क्या है, वाटर करंट अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है एक बॉडी के हिस्से से दूसरे बॉडी के हिस्से तक। क्योंकि अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो हमारे हाथ भी चल रहे हैं, हमारी उंगलियां चल रही हैं, हमारा मुंह चल रहा है, हमारी पलकें झपक रही हैं, है ना। हम हमारे कान सुन पा रहे हैं, हम नाक से रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं, हमारा हार्ट है वो पंप कर रहा है, बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं ना। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि फूड बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच पा रहा है। एक छोटे से छोटे हिस्से तक फूड की अप्रोच पहुंच पा रही है। अगर हमारी इस फिंगर में, है ना, वो तो एक नाम था ना पैरालिसिस, अगर किसी भी बॉडी पार्ट में कोई मूवमेंट, अगर वहाँ फूड नहीं पहुंचेगा, उसकी नर्व सारी डैमेज हो जाएंगी या उनमें वर्किंग नॉट वर्किंग में आ जाएंगी, स्टॉप वर्किंग। इन दैट केस दैट
पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी पैरालाइज। ओके, पैरालिसिस मतलब पैरालिसिस केस में वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। आज की क्लास में इतना काफ़ी है, फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, और हम फिर कुछ नए एक दो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारे क्लासेस के बारे में देखना है, इनके बारे में जानना है, तो आप विजिट कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस के लिए। हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, इसका नाम है www.studentpanda.com। सो इट्स मोस्ट वेलकम। आपकी सारी क्वेरीज के लिए हम आपको वेलकम करते हैं। हमेशा तैयार हैं कि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएँ। ठीक है ना। एग्ज़ाम भी आ गया है और दिवाली भी आने वाली है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर पाएँ। फिर मिलेंगे इसी कामना के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए